हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण की, जिसमें अभी हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम लोग, जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग जो संवाद लेखन है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। ठीक है। चूंकि अभी हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसकी एक डिटेल वीडियो आपके सामने लेके आ जाऊंगा। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको समझते हैं शॉर्ट में। ठीक है। और ये भी देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। देखो, अगर हम अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार जो है, आपने देखा होगा कई सारे शब्दों में एक डॉट की तरह एक जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। किसी भी व्यंजन हो या स्वर हो उसको ऊपर में लगाते हैं। यानी कि व्यंजन का मतलब क्या हो गया, क से लेकर ज्ञ तक। ठीक है। जैसे क है, क वर्ग यानी कि क ख ग। ठीक है। उसके बाद च वर्ग, छ छ छ। ठीक है, जो जहां तक जाएगा। उसके बाद ट हो गया, ट वर्ग हो गया, उसका त वर्ग, सॉरी हाँ, त वर्ग हो गया, उसका प वर्ग हो गया। ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि इसके ऊपर जो ये पॉइंट डाला रहता है, यही क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। ठीक है। और आपको एक चीज ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये अनुस्वार जो है ये क्या है, तो इसी का जो पांचवा लेटर होता है, जैसे क ख ग घ, और यहाँ पे अंगा यूज करते हैं ना, तो ये जो अंगा यूज कर रहे हैं ना, तो ये दोनों यानी कि क और ये जब मिलेगा तो ही हम इसे क्या करते हैं, क अनुस्वार लिखते हैं। ठीक है। तो ये अनुस्वार जो है ये हर एक जगह पे अलग अलग होता है। च के साथ अगर होगा यानी कि च वर्ग वाले में जो भी होगा, इसका मतलब है कि उसके पास क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, जो इसको हम लोग इया कहते हैं। ठीक है। च और ये, यानी कि इस तरीके से जो भी इसमें आएगा, आपको हिंदी के जो पूरा का पूरा जो 12 जो हमारे पास क वर्ग प वर्ग जो भी है वो मैं यहाँ पे लिख शो कर रहा हूँ अभी आपको, ये देख सकते हैं। तो च वर्ग में जितने भी आएंगे इन सब के साथ अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि इसका यूज हुआ है। ठीक है। इसको हम लोग पंचम वर्ग कहते हैं। ठीक है, सॉरी पंचम वर्ण कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद जब इसका उच्चारण करेंगे, ये तो समझ में आ गया कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार एक समझिए बिंदु के रूप में होता है जो किसी व्यंजन या स्वर के ऊपर लगाया जाता है। इसे केवल 5 स्थानों पर उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ पर, जब क च ट त प वर्ग के पहले व्यंजन, सॉरी पंचम व्यंजन जो होता है, यानी कि प्रथम पांचवा वर्ण जो होगा उसके स्थान पर यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसका उच्चारण की अगर हम बात करें तो उच्चारण कैसे करते हैं, उच्चारण जब करने की बात आएगी तो इसको बोलते समय नाक से ध्वनि निकलती है, लेकिन ये पूरी तरीके से नाक से नहीं होती है। थोड़ा हम लोग इसको नाक से मतलब के ध्वनि निकालने की कोशिश करते हैं। समझिए, हल्का जो है वो नाक से इसकी ध्वनि निकलती है। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जो अगला पॉइंट है वो है अनुनासिक। अनुनासिक, अब इसकी बात अगर करते हैं तो सबसे पहली चीज कि अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु के रूप का होता है, यानी कि इस प्रकार से होगा। ठीक है। जब भी आप इसको देखेंगे तो समझ जाइए ये क्या आपका अनुनासिक है। ठीक है। ये नाक से निकलने वाली पूरी ध्वनि को दर्शाता है। अभी जो मैंने आपको पहले बताया था अनुस्वार, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है जो आपको मैंने बताया, इसे और इसे, इसके बाद जो आपका नौ है इसे, या फिर ये वाला नौ, या फिर मौ, सिर्फ इसे ही प्रदर्शित करता है। ठीक है। लेकिन अनुनासिक जो है ये क्या है, ये आपका चंद्र बिंदु है। ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहली चीज कि ये स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। और ये कैसे काम करता है, जब हमें उस स्वर या व्यंजन को पूरी तरह से नासिक के यानी कि नाक से बोलना होता है, पूरी आवाज हमें नाक से निकालनी होती है, तब हमें ये किसी भी स्वर के साथ जोड़ के हम इसे
यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हंसना, हंसना, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर जो ये ह है ना, इसकी आवाज हमें नाक से निकालनी है, हंसना। तो यहाँ पर हम नौ नहीं यूज करेंगे, ये नहीं यूज कर सकते हैं, यहाँ पर यूज करेंगे हम हंसना, ये चंद बिंदु हम यूज करेंगे, हंसना। यहाँ पे जो आवाज ह की आ रही है ना, वो क्या है, नाक से पूरी ध्वनि हमें निकालनी है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल जैसे आता है चांद। ठीक है, चांद। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग चंद बिंदु यानी कि अनुनासिक का यूज करते हैं। तो अनुनासिक का जब यूज करेंगे तो उसका उच्चारण करने में हमें नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल करना होता है, और नाक से पूरी ध्वनि निकलती है। अगर आपसे आ जाता है कि अनुस्वार और अनुनासिक दोनों के बीच में फर्क लिखिए, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ये है ना, ये इन 5 वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी हमें इसे यूज करना होता है तब उसकी जगह हम अनुस्वार को यूज करते हैं, और जो अनुस्वार है उसमें पूरी आवाज, पूरी ध्वनि हमारी नाक से नहीं निकलती, नाक से हमें थोड़ी ध्वनि ही निकालनी होती है। लेकिन जब पूरी ध्वनि निकालनी होती है तो हम वहां पे अनुनासिक यूज करते हैं। इसके बाद हम आपको अब मेन जो इसका डिफरेंस है वो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको 3 से 4 चीज मैं आपको बताता हूं जो इसका मेन फर्क है। ठीक है, इसको बस ध्यान से सुन लीजिएगा 1 मिनट के अंदर। पहली चीज कि अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो मैंने आपको बताया कि एक डॉट की तरह होता है, एक बिंदु की तरह होता है, लेकिन अनुनासिक जो होता है वो चंद बिंदु की तरह होता है। पहला फर्क तो ये है। दूसरा कि जो 5 वर्गीय ध्वनियां, इनके 5 वर्ण जो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5, इसका प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो अनुनासिक होता है ये स्वर या व्यंजन के साथ पूरी नाक से जब ध्वनि यूज करना होता है, नाक की आवाज निकालनी होती है नाक से, तब यूज करते हैं हम लोग। यानी कि यह स्वर या व्यंजन के साथ पूरी नासिकीय ध्वनि जोड़ता है। बात समझ में आ गई? ये हो गया अनुनासिक। तीसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा कि अनुस्वार में ध्वनि नाक से थोड़ी निकलती है लेकिन मुंह से भी निकलती है, और अनुनासिक में पूरी ध्वनि नाक से ही निकलती है। बात समझ में आ गई? उसके बाद इसका कुछ एग्जांपल दे दीजिए, जैसे अंक हो गया, ठीक है, या फिर पंच हो गया, या फिर इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका लिखना है तो इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए हंसना या फिर चांद वगैरह लिख लीजिएगा। अब इसका नियम क्या होता है? तो अनुस्वार का प्रयोग तब किया जाता है जब 5 वर्गीय व्यंजन ध्वनियों का संक्षेप में उपयोग करना हो, शॉर्ट में यूज करना हो। ठीक है, और अनुनासिक का प्रयोग तब होता है जब हमें किसी स्वर या व्यंजन के साथ नाक से पूरी ध्वनि जोड़ना हो, यानी कि जब नाक से पूरी ध्वनि निकालना हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अनुस्वार और अनुनासिक के बीच अंतर बताएं, तो आप इस तरह से अंतर बता सकते हैं। दूसरा आ सकता है कि नीचे दिए गए शब्दों के अनुसार आपको क्या करना है, शब्दों में अनुनुसार या फिर अनुनासिक, यानी कि अनुस्वार और अनुनासिक की पहचान करना है। ठीक है, जैसे कि आपको लिखा हुआ है अंडा। ठीक है, तो अंडा, यहां पर आपको पता करना है कि ये क्या है। यहां पर तो यहां पर अनुस्वार का जो ये यूज हुआ है ना, ये जो ये है, ये इसमें से किसका ये कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपको पहचानना है कि अनुस्वार जो है वो इसमें क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये जो डॉ है ना, ये कहां पे आता है, किसके साथ आता है। ये डॉ जब आप देखोगे, मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप क ख पढ़ते हैं तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग आता है। जैसे कि क के बाद ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि यहां पर क्या यूज हुआ है, डॉ यूज हुआ है। ठीक है, अंडा की जब बात करेंगे तो यहां पर क्या यूज हुआ है, डॉ यूज हुआ है। और आप जाइए क ख में देखिए कि जो डॉ है ना वो कहां पे आता है, तो वो आता है ट वर्ग में आता है। और ट वर्ग में जो 5वां वर्ण है वो क्या है, ट वर्ग में जो 5वां वर्ग है वो है 9। यानी कि ये जो अनुस्वार है ना, ये किसका यूज कर रहा है, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये 9 का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है मंझधार। मंझधार, देखो मंझधार में यहां पर जो हमारे पास पहला पार्ट है वो क्या है, मंझ। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर से कोई बाद में जो आपके पास वर्ण आ रहा है, वो अगर देख रहे हैं कि
क वर्ग से है या च वर्ग से है या ट वर्ग से है या त वर्ग से है, किससे है, पहले ये चीज आपको देख लेना है और उसके हिसाब से आपको उसका पांचवा जो वर्ण होगा जिसको हम लोग नासिकी कहते हैं वो उसको इंगित करता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हम देखते हैं मंज, तो मंज जब बोलोगे आप तो उसमें झ जो है ना वो हल्का है, मंज, तो यानी कि जो नौ है ना वो ज्यादा हम उस पर जोर दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो अनुस्वार है ये नौ को प्रदर्शित करता है, इसको। ठीक है ना, और आप ये भी देख सकते हो कि इसके बाद जो ये आ रहा है ना मंझधार, तो ध आ रहा है, और ध को जब आप क ख जब पढ़ते हो तो आप ध देखोगे कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका त वर्ग में होता है, और त वर्ग का जो पंचम वर्ग होता है वो कौन सा होता है, वो यही नौ ही होता है। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, एक दो नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि पंख आ जाएगा आपको कि पंख में बताओ, तो यहाँ पर ये क्या है, देखो प अनुस्वार पंख, तो ख पे जोर दे रहे हैं, और ये ख किस में है, तो ये क वर्ग में आता है, और क वर्ग का जो पांचवा वर्ण है यानी कि जो नासिक है वो क्या है, वो है अंगा, यानी कि ये। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर अनुस्वार किसको इंगित करता है, इसको इंगित करता है। ठीक है, उसी तरीके से आ जाएगा जैसे झंडा, तो झंडा जब लिखते हो आप झंडा, तो यहाँ पर इस पर आपने ज्यादा जोर दिया ड पर, और आप देखो कि ड किस में आता है, तो ये आता है ट वर्ग में आता है, और ट वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है, इस तरीके से नौ होता है, यहाँ पर देखो इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, ये कैसे लिख सकते हैं इसको, झन डा, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि इसको हम ना लिख के इसकी जगह हम अनुस्वार यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वो हंस रहा है, और ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इस वाक्य में आपको अनुनासिक का प्रयोग करना है, तो वो हंस रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर हंस अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग हम लोग इस तरह से करेंगे। ठीक है, वो हंस रहा है, यहाँ पे चंद बिंदु आपको ऐड कर देना है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है जो मैंने आपसे वादा किया था वो है संवाद लेखन। ठीक है, देखो पिछला टॉपिक जो मैं बताया है उससे बहुत सारे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, बट उतना टाइम नहीं कि हम आपको सारे तरह टाइप के क्वेश्चन बता दूं। ठीक है, संवाद लेखन का मतलब हो गया इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग। ठीक है, डायलॉग राइटिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि दो या दो से ज्यादा आदमियों यानी कि व्यक्तियों के बीच बातचीत को लिखित रूप में प्रस्तुत करना। दो है या दो से ज्यादा आदमी है, उसकी जो बातचीत है उसको एक लिखित रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, ये आपको स्कूल के एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, अब यहां पर सुनो, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि संवाद लेखन से आपको यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो लेखक है वो कैसे किसी विशिष्ट परिस्थिति यानी कि स्पेसिफिक कंडीशन या कोई इवेंट की या कोई घटना की जो विभिन्न कैरेक्टर्स हैं उनकी इमोशंस क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, उनमें क्या क्या कन्वर्सेशंस हो रहा है, उसको वो सहज और स्वाभाविक रूप से व्यक्त करता है। मतलब उनकी जो भी पात्र हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो विचार हैं उनके, या फिर उनके बीच में जो कन्वर्सेशन यानी कि वार्तालाप हो रहा है उसको सहज तरीके से, स्वाभाविक रूप से यानी कि नेचुरल तरीके से व्यक्त करता है। अब आपको ये चीज याद रखना है कि संवाद लेखन में यानी कि जब आप डायलॉग राइटिंग करेंगे तो उसमें आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि जो भी आप संवाद लिखें तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि नेचुरल कन्वर्सेशन होना चाहिए, यानी कि प्रकृति के अनुरूप। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं हो जो आपको वो क्या लगे, आर्टिफिशियल लगे। पहला नियम तो ये है कि आपको जब बात दो आदमी कर रहा है और आपको कहे कि भाई इस वक्त जो है ना ये आदमी क्या बात कर सकता है, तो आपको ऐसे बातों का यूज करना है, ऐसे वाक्य का यूज करना है जो प्रकृति के अनुरूप हो। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि बातचीत आपकी नेचुरल होनी चाहिए, कोई भी आर्टिफिशियल या कोई ऐसी बात नहीं यूज होनी चाहिए जो बेमानी लगे। ठीक है, बिना मतलब की लगे। ठीक है, दूसरी चीज है कि जब आप डायलॉग राइटिंग यानी कि संवाद लेखन लिखें तो उसमें दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि संक्षिप्त में लिखें, यानी कि संक्षिप्तता का ध्यान रखें, कंसिसनेस का ध्यान रखें, शॉर्ट में लिखें, क्लियर लिखें, शॉर्ट में लिखें। ठीक है, कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी पात्र क्या कहने का प्रयास कर रहा है वो बात एकदम टू द पॉइंट और स्पष्ट तरीके से आपको संक्षिप्त में लिखना होता है। ठीक है, ये हो गई दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा ये है कि आपको
देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी कैरेक्टर्स आपको दिया गया है उसकी एक अपनी लैंग्वेज है, अपना एक स्टाइल है। तो जब भी आप संवाद लिखिए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस कैरेक्टर की क्या पर्सनालिटी है, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको लहजा हो या टोन हो आपको वहां पे इस्तेमाल करना है। चौथा है कि परिस्थिति को भी आपको समझना है, सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन बेस्ड आपको जो है प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स यूज करना है। बात क्या है ये कि संवाद में पात्रों की प्रतिक्रिया यानी कि जो रिस्पॉन्स है वो परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। पात्रों की बातों में यानी कि जो वास्तविकता है, वास्तविकता, ये चीज पॉइंट याद रखिएगा, वास्तविकता यानी कि जो रियल वो चीज लगनी चाहिए, ताकि जो पढ़ रहा है ना उसको ये लगे कि यार यहाँ पे जो बातचीत हो रही है ये सचमुच ऐसी बात हो सकती है, या ये सचमुच ये बात ये सुन रहा था वहां पर, ठीक है, या फिर ये ऐसा लगे कि भाई हम कोई सच में कोई जो बात हुई है वो वही हम सुन रहे हैं, ठीक है, वास्तविक लगना चाहिए। कोई भी अनुरूप प्रतिक्रिया होनी चाहिए, परिस्थिति के अनुरूप, सिचुएशन के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा है कि आपको इमोशंस का भी ध्यान रखना है, यानी कि जब आप कोई चीज अगर कोई पढ़ रहा है तो अगर उसमें आप इमोशनल कोई चीज ऐड कर देते हैं, भावनात्मक अगर कोई चीज अगर आप ऐड उसमें करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पाठक उससे कनेक्ट हो जाता है उस बातचीत से, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा क्या होता है प्रभावी बनता है, इफेक्टिव बनता है। अब मैं जो समझा रहा हूं इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो संवाद है जो आपने लिखा है वहां पर जो कैरेक्टर्स हैं यानी कि जो पात्र हैं उनकी संख्या, पात्रों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये ज्यादा नहीं हो, ठीक है, केवल आपको उसी कैरेक्टर्स को शामिल रखना है जिसका यानी कि जो संवाद आप लिख रहे हैं उसमें कोई विशेष योगदान हो, स्पेशल कंट्रीब्यूशन हो, उसी को रखना है, ठीक है, फालतू किसी को डायलॉग में रखना नहीं है। उसके बाद आपको यह समझना जरूरी होगा कि सबसे जरूरी चीज कि जो आपका मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक यानी कि मेन जो मुख्य विषय है उस पर आपको केंद्रित रहना है, फोकस्ड रहना है, ठीक है। संवाद में आपको सब्जेक्ट से, टॉपिक से हटना नहीं है, जो सब्जेक्ट आपको दिया गया उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको बात करनी है ताकि कहानी जो आप संवाद लिख रहे हैं वो स्पष्ट हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जब आप रियल लाइफ में कोई एग्जांपल कोई संवाद अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि आपको यह समझना चाहिए कि जो रियल लाइफ की जो बातचीत होती है आप उसको सुनते हैं, ठीक है, और उसके बाद आके किसी को वो चीज बताते हैं कि लोग कैसे बोल रहे हैं। तो जब भी आपको संवाद लिखना हो तो आप रियल जो बातें हो रही हैं, जैसे कहा जाए कि दो स्टूडेंट कि एग्जाम की तैयारी दो स्टूडेंट कर रहे हैं, वो कैसी बात कर रहे हैं, तो कैसी बात कर सकते हैं वो संवाद आपको इसका लिखना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि भाई रियल लाइफ में वो कैसी बातें कर सकते हैं, ठीक है। जब ऐसा होगा कि दो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तो रियल लाइफ में वो कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज तो मैंने आपको बताई दी कि नेचुरल होना चाहिए, कहीं पर कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई पॉज नहीं होनी चाहिए, ताकि जो रीडर है, जो पाठक है, उसको सहज महसूस हो और इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं उसको हम स्किप करते हुए आगे हम बताते हैं कि जो इसमें क्वेश्चन आ सकता है वो कैसा आ सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, कोई एक सिचुएशन दे दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि कोई आपको एक परिस्थिति दे दिया जाएगा, परिस्थिति यानी कि सिचुएशन, या फिर आपको कोई विषय दे दिया जाएगा, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे मान लो कि कह दिया मैंने अभी कि दो फ्रेंड्स हैं, दो मित्र हैं, उनके बीच मान लो कि छुट्टियों की योजना बन रही है, प्लानिंग बन रही है, ठीक है, या फिर मान लो टीचर है और एक स्टूडेंट है, उनके बीच में कैसे कन्वर्सेशन हो रहा है यानी कि संवाद हो रहा है, या डॉक्टर है और मरीज है उसके बीच की बातचीत आपको लिखनी पड़ जाए, ठीक है। आपको बस ये चीज ऐड कर देना उसमें कि क्या क्या बातें हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि दो मित्रों के बीच एक संवाद लिखें जो परीक्षा की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट ए डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, जो कि तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लिखना है कि जैसे कोई जो है बच्चा है और वो सही में तैयारी कर रहा है और वो इसको लिख रहा है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा है जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके बारे में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, मान लो कि दो बच्चा वहां पर आप यूज कर लो, किसी का नाम एक ले लो, जैसे सपोज दैट राहुल ले लिया हमने, ठीक है, सॉरी राहुल ऐसे नहीं, हिंदी में लिखिए राहुल, ठीक है, और एक बच्चा हम ले लेते हैं जैसे
आर्यन, ठीक है, दो स्टूडेंट है और दोनों पढ़ाई के बारे में, सॉरी एग्जाम की तैयारी के बारे में बात कर रहा है। तो राहुल क्या कह सकता है, अब ये आपको एकदम नेचुरल आपको लगना चाहिए, ऐसा क्या कह सकता है, आप अपने से आप बना सकते हैं कि राहुल आर्यन को पहले कैसे बात की शुरुआत कर सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि अरे आर्यन, तुमने मैथ्स की परीक्षा की तैयारी कैसे की, ठीक है, या फिर तुम्हारे जैसे हिंदी की परीक्षा है तो तुम कैसे पूछोगे कि अरे आर्यन, तुमने हिंदी की परीक्षा की तैयारी कैसे की, मुझे अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, बहुत सारी कठिन चीजें लग रही हैं, बहुत सारी मुश्किल चीजें लग रही हैं। यानी कि इस तरीके से आप लिखोगे कि अरे आर्यन, तुमने हिंदी की परीक्षा की तैयारी कैसे की, मुझे अभी भी कुछ कठिन लग रहा है, ठीक है। तो अब आर्यन इसका क्या जवाब देगा, अब आर्यन इसका ये जवाब दे सकता है, आपके मन में कुछ और भी सवाल जवाब आ सकता है, बट यहां पर एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि आर्यन ये जवाब दे सकता है कि हाँ, मैंने जो है वो पिछले साल का क्वेश्चन यानी कि पिछले साल का प्रश्न पत्र हल किया था, सॉल्व किया था, उससे मुझे ये चीज समझ में आ गया, या मैंने सर से पूछ लिया था, या मैंने अपने बड़े भाई से पूछ लिया था, तो मुझे ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब राहुल क्या कहेगा, हाँ लेकिन अभी भी हमें ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, हमें बहुत सारी कठिनाई आ रही है। तो आर्यन कहेगा कि चलो हम एक दूसरे को समझा देते हैं, मुझे भी इस चीज में मान लो कोई चीज में दिक्कत हो रही है, या ये भी कह सकता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें समझा देता हूं, या वो कोई और रास्ता बता सकता है कि आप तुम जाके ये क्वेश्चन या ये बुक का ये पेज नंबर पढ़ लो, ठीक है, या फिर आप इस टीचर से बात करो, मतलब कि वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो आपको बस वही चीज आपको लिख देनी है, ठीक है, लेकिन आपको उसके प्रश्न से यानी कि जो प्रश्न एक आदमी कर रहा है उससे रिलेटेड दूसरी बात आपको जो कहनी है वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। फिर राहुल कह सकता है कि हाँ चलो ये अच्छा विचार है, हम लोग एक साथ काम करेंगे, टीम वर्क जो होता है वो हमेशा काम आता है। इस तरीके से हमें डायलॉग्स को संवादों को एग्जाम में जो है आपको उसकी जो नेचुरलनेस है यानी कि जो स्वाभाविकता है और जो उसकी कंसाइजनेस है यानी कि संक्षिप्तता है उसको आपको बरकरार रख के चलना है, टॉपिक पे बात करना है, इधर उधर आपको कुछ नहीं बोलना है फालतू बात, जो टॉपिक से रिलेटेड बात है वो, लेकिन आपको ऐसी चीज लिखना है ना कि जो सच में हो सकती है, नेचुरल चीजें जो है वो आपको लिखनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बस यही आपका है संवाद लेखन, ठीक है, जो आपको बेसिक तौर से मैंने आपको समझा दिया है, और आपको डिटेल समझना हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और कोई डाउट अगर रह गया हो इसमें तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।